नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन कुमार। मैं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपको पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए विषय को पढ़ेंगे और यह विषय जो देश विदेश की खबरों में रुचि रखते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रुचि पैदा करने वाला है। आज जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का जो फ्रांस का दौरा हुआ उसको पढ़ेंगे और आज़ादी के बाद जो हमारा फ्रांस का रिलेशन रहा और अभी तक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1947 में भारत आज़ाद होता है और भारत ऐसे वातावरण में आज़ादी मिलता है या स्वतंत्र होता है जिस समय जो शीत युद्ध है उसका बीजारोपण हो गया था, उसका आरंभ हो गया था। शीत युद्ध में जो भारत है वह अपने आप को जो दो महाशक्तियाँ थी, यूएसएसआर जो कि पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका, यह दोनों से अपने को अलग रखता है। और लेकिन फिर भी जो हमारा फ्रांस का संबंध है वह बेहतर होता है, क्योंकि जो 1950 से ही जो डिफेंस हार्डवेयर का सप्लायर रहा है वह अभी तक जो एक महत्वपूर्ण सप्लायर रहा है वह फ्रांस रहा है। और आप जानते हैं कि जो फ्रांस है वह यूरोपीय कंट्री है और उसका संबंध अमेरिका से काफ़ी प्रभावित रहता है और उसके जिस तरह से दूसरे देशों के साथ उसका रिलेशन होता है उसी तरह उसका भी रिलेशन दूसरे देशों से बनता है। तो 1974 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट 1974 में तारापुर में एस्टेब्लिश किया, लेकिन आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1978 में पोखरण 1 परमाणु परीक्षण किया और इससे अमेरिका नाराज हो गया और वह भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है और जो नाभिकीय रिएक्टर चलाने के लिए यूरेनियम ईंधन की आवश्यकता होती है तो उस पर उसको भी रोक लगा देता है और एक ग्रुप बना देता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो कि यूरेनियम निर्यात करने वाले देशों का होता है और इसको भी मना कर देता है कि भैया तुम भारत को यूरेनियम मत देना। इस तरह से समझे कि जैसे आपको कोई व्यक्ति कहता है कि दूध का सेंटर दे देता है और जब आपको खूब दूध का सेंटर वह चलने लगता है तो आपकी तरक्की और प्रगति को देखकर जो दिलवाता है वह नाराज हो जाता है और जो आपको दूध देता है उसको कह देता है कि भैया तुम इसको दूध मत देना। तो वही बात है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तो अमेरिका एस्टेब्लिश कर दिया यहाँ 1974 में, लेकिन जब हमने भारत ने 1978 में परमाणु परीक्षण किया पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, तब वह नाराज हो गया, लेकिन और यूरेनियम हमको देने से वह मना कर दिया। लेकिन उस वक्त जो फ्रांस था वह कहा कि भैया हम आपको यूरेनियम देंगे और इस विकट परिस्थिति में उसने यूरेनियम जो परमाणु ईंधन था उसको देने का काम किया। और आप जानते हैं कि 1979 में जो यूएसएसआर है पूर्व सोवियत संघ, वह अफगानिस्तान में अपना प्रवेश करता है और इस मुद्दे पर भारत है उसकी आलोचना नहीं करता है यूएसएसआर को, जो अभी रूस देख रहे हैं उसको, तो इससे फिर अमेरिका नाराज हो जाता है और 1982 में जो हमारा संबंध है वह अमेरिका के साथ अच्छा नहीं रहता और लेकिन और उधर 1990-91 में जो यूएसएसआर था पूर्व सोवियत संघ, उसका भी विघटन हो जाता है और 15 टुकड़ों में बढ़ जाता है और हमारा जो डिफेंस पार्टनर था उस समय रशिया, जो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, वह बहुत बड़ा था। तो यह भारत के लिए काफ़ी विकट परिस्थिति था, लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी फ्रांस ने भारत का सहयोग किया और 1982 में वह हमको 40 जो मिराज प्लेन है वह देने का काम करता है। 1991-92 में जब यूएसएसआर, जो कि आज रशिया जाना जाता है,
उसका जब विघटन हो गया, 15 टुकड़ों में बट गया, तब जो जो हम हथियार खरीदते थे, गोला बारूद खरीदते थे, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, उसको उसमें विविधीकरण करने का काम किया। पहले क्या था, हम सिर्फ रशिया से लेते थे, लेकिन अब जब विघटित हो गया था तो भैया हमको लगा कि अब एक ही आदमी पर निर्भर रहना अच्छा बात नहीं है, तो हम विभिन्न देशों से हथियार खरीदने खरीदने लगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण हमारा जो पार्टनर, विश्वसनीय पार्टनर बना, वह फ्रांस बना। और फिर जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जब पोखरण 2 किया गया, शक्ति 2 के नाम से जो परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में, तो इससे भी अमेरिका नाराज हो गया और उसने हम पर इकोनॉमिक सैंक्शन, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है गड़बड़ाने लगा। और इस विकट परिस्थिति में भी फ्रांस ने हमारा साथ दिया और कहा कि भैया हम इकोनॉमिक सैंक्शन जो तुम भारत पर लगाए हो उसको नहीं मानते हैं। और 1998 में ही जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वह फ्रांस भारत के साथ करता है इस विकट परिस्थिति में। और इस जो 1998 में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, रणनीतिक भागीदारी समझौता, उसकी आज हम लोग 2023 में 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो ये क्या है, और इतना ही नहीं, वह जब हम जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है उसकी जो नापाक हरकतें था वह बाज नहीं आ रहा था। वह बार बार जो कश्मीर मुद्दा था उसको क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में उठाने का काम करता था। और उस हरेक जो कश्मीर के मुद्दा पर वो फ्रांस है वो भारत का सहयोग देता था। और यही नहीं, भारत लंबे समय से जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का, उसका अस्थायी सदस्य बनने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए प्रयासरत, और हमेशा से जो फ्रांस है उसका समर्थन करता रहा। तो यह भारत का एक जो ट्रस्टवर्थी और रिलायबल पार्टनर के रूप में फ्रांस उभरा है, या विश्वसनीय और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में। देख रहे हैं कि दोस्त वही अच्छा होता है ना जो विकट परिस्थिति में साथ देता है। और आप 1978 में परमाणु परीक्षण के बाद भी उसने परमाणु ईंधन की सप्लाई किया था। 1998 जब अमेरिका सैंक्शन लगाता है परमाणु परीक्षण के कारण, तब पर भी वह हमसे 1998 में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करता है। और कश्मीर मुद्दे पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में वो हमारा साथ देता है। तो क्या है, विकट परिस्थिति में वो साथ देता है, तो क्या है, हमारा एक भरोसेमंद और एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में फ्रांस उभरता है। और 1998 में जब जो एग्रीमेंट यह हुआ उसकी हम लोग 2023 में 25वीं वर्षगांठ मना रहे। और इतना ही नहीं, जो भारत और फ्रांस क्या है, वह जो कॉमन वैल्यू है उसको शेयर करता है। जैसे वहां भी डेमोक्रेसी है, भारत में भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वह भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करता है, हम लोग भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं। वो भी जो फंडामेंटल जो लिबर्टी है उसको सपोर्ट करता है, हम लोग भी जो लिबर्टी है उसको सपोर्ट करते हैं। वो भी ह्यूमन राइट्स का सपोर्ट करता है, हम लोग भी ह्यूमन राइट्स का सपोर्ट करते हैं। वह भी चाहता है कि जो जो रूल ऑफ लॉ है उसके अनुसार पूरे देश चले। भारत भी रूल ऑफ लॉ को, जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करता है। और वह भी चाहता है, फ्रांस भी चाहता है कि जो जो मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर हो, बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था हो, जिसमें कि एक कोई बड़ा शक्तिशाली देश न हो, विभिन्न पिलर हो। जैसे एक गांव में पांच आदमी, अगर एक ही आदमी के पास सारा शक्ति रहेगा तो क्या है, वह एक ध्रुवीय हो जाएगा, वह मनमर्जी करने लगेगा। लेकिन अगर 3-4 आदमी के पास समान शक्तियां हैं तो क्या है, वह जो पावर है, शक्ति है, वह बैलेंस होगा, संतुलन होगा, और यह स्थिरता और शांति बना रहेगा। तो वही फ्रांस भी चाहता है और भारत भी चाहता है कि जो वर्ल्ड हो वह मल्टीपोलर हो और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था हो। तो दोनों देश इस जो कॉमन वैल्यू है उसको शेयर करता है। लेकिन आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में जो एक अल्जीरियाई मुल्क, अफ्रीकाई मुल्क का जो 17 वर्ष का एक बालक था, उसको वहां फ्रांस की पुलिस के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी। और फ्रांस पूरे दंगा के चपेट में आ गया था और वहां काफी व्यापक सांप्रदायिक दंगा होने लगा था। और इस विकट परिस्थिति में भी जो भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय नरेंद्र मोदी, वह फ्रांस का दौरा करते हैं, क्योंकि भैया हम तो भारतीय हैं, हम विकट परिस्थिति में ही
अपने दोस्तों को साथ नहीं छोड़ते हैं। अब बताइए कि वही अगर दंगा भारत में हो जाता तो यूरोपीय कंट्री का जो लीडर था वह आने से मना कर देता और तरह तरह के उसको छापता मीडिया में कि भैया देखियो यहाँ रूल और लॉ नहीं है, अति नहीं है। लेकिन जो हम लोग हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं वह विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में वह अपने दोस्तों का कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं और इस स्थिति में भी उन्होंने वहां का दौरा किया। और वह दौरा उन्होंने ऐसे समय में किया जो उस फ्रांस में संकट था, वह सांप्रदायिक दंगा चल रहा था और उन्होंने 14 जुलाई का जो बास्टिल डे परेड है उसमें शिरकत किया। बास्टिल डे 14 जुलाई जो 1779 है, वहां जो फ्रांस में एक बास्टिल नामक एक जेल था और वहां के जो लोग थे, जो निरंकुश राजशाही था, जारशाही था, वहां लुई 16वें का बुर्बो वंश का शासन चल रहा था, उसको सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए वहां लोग संघर्ष कर रहे थे। और अब लोग संघर्ष करेंगे तो वहां जो राजा था निरंकुश लुई 16वां, वह जनता पर को दमन कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। तो लोगों को खबर मिला कि जो बास्तिल जेल है वहां हथियार, गोला बारूद जमा है और लोगों ने उस जेल पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और सारे कैदी को रिहा कर दिया, हथियारों को लूट लिया। और इसी दिन को ऐतिहासिक घटना था फ्रांस की क्रांति में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था और जो यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती। तो इस हर साल उसके उपलक्ष्य में फ्रांस में परेड आयोजित किया जाता है और इसमें जो 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड हुआ उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने शिरकत किया और जो तीनों सेनाओं ने भाग लिया उस परेड में। 6300 सैनिक भारत के थे, उसने भाग लिया। तो यह 14 जुलाई 1779 के जो उपलक्ष्य में जो परेड आयोजित किया जाता है उसमें उन्होंने शिरकत की। और बास्टिल डे परेड में शिरकत करने वाले, शामिल होने वाले जो प्रधानमंत्री है मोदी, वह दूसरे प्रधानमंत्री, और जो पहला प्रधानमंत्री है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है, जो नागरिकों का जो दिया जाता है सर्वोच्च सम्मान, वह माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया। और वह जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यह सम्मान था ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। और 1998 में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया था उसकी जो 25वीं वर्षगांठ था वह तो हम लोग मना ही रहे थे। लेकिन इस दौरा में क्या हुआ कि जो दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने उस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए और आगे ले जाने के लिए एक 25 वर्षीय रोड मैप को लाया या सामने रखा और 2047 को ध्यान में रखकर केंद्रित कर यह रोड मैप बनाया गया। और इस रोड मैप था जो 2047 के ध्यान में रखकर बनाया गया था, वह 3 पिलर पर आधारित था। वो एक था सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, दूसरा था प्लानेट और तीसरा था द पीपुल। सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी जैसे सुरक्षा और संप्रभुता, प्लानेट यानी कि पृथ्वी ग्रह को जो वैश्विक कल्याण के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे, और जो द पीपुल एक दूसरे देश के लोगों के लिए, विश्व के लोगों के लिए जो कल्याण है उसके विकास के लिए कार्य करेंगे। और जो सुरक्षा और संप्रभुता, जो सोवरेनिटी और सिक्योरिटी जो एक महत्वपूर्ण पिलर था, उसके अंतर्गत क्या हुआ कि दोनों देश मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी को प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि जो दोनों देश है मिलकर जो हथियारों का सह उत्पादन और विकास करेंगे, और जैसे कि सबमरीन हो या फाइटर जेट्स हो, और जो हमारे मित्र अपने लिए ही उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हमारे मित्र देश होंगे उसको भी जो मिलिट्री हथियार है उसको निर्यात करेंगे। और इस एग्रीमेंट के तहत जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 26 जो राफेल मैरिन था उसके लिए एग्रीमेंट किया। जो पहले राफेल आया था वह वायुसेना के लिए आया था, लेकिन जो 26 नया एयरक्राफ्ट के लिए जो नया राफेल मरीन के लिए जो समझौता हुआ है वह नौसेना के लिए हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी 3 भारत खरीदेगा, जो कि मंझगांव
डॉक लिमिटेड के द्वारा महाराष्ट्र में है उसको बनाया जाएगा, और सैफरान नामक जेट इंजन बनाया जाएगा और दोनों देश मिलकर बनाया जाएगा। और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। जैसे आप रेडियो खरीदने जाते हैं तो वह जो विक्रेता है वह आपको तो रेडियो देगा ही, और वह यह भी बता देगा कि भैया यह रेडियो कैसे बनाया जाता है, इसलिए तुमको हम बता देते हैं कि तुम अपने से खुद बना लो। तो इसी यही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। वह हमको जेट इंजन तो देगा ही, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा कि भविष्य में भारत खुद से जो जेट इंजन है उसको बना सके। और यही समझौता हुआ था। और इस समझौता में जो सबसे महत्वपूर्ण था वह इंडो पैसिफिक लेकर दोनों देशों का सहयोग था। और आप जानते हैं जो इंडियन ओशियन है उसमें जो रीयूनियन आइलैंड है वह फ्रांस का है, वह फ्रांस पर अधिकार है, वह बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स पर उसका अधिकार है, उसके अंतर्गत आता है। और तो क्या है, उसका भी इंडियन ओशियन में स्टेक्स है, वह भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है, और भारत का भी वहाँ इंटरेस्ट। तो अब इंडो पैसिफिक में दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि जो दोनों देशों का जो इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो दूसरे देश आते हैं उसके साथ मिलकर एक बैलेंस और स्टेबल ऑर्डर की स्थापना करेंगे, एक रूल ऑफ इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और जो फ्रांस है वह अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा, क्योंकि जिस तरह से जो चाइना है अपनी एक्सपेनिस्ट पॉलिसी या एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है, वह उसको काउंटर करने के लिए जो भारत और फ्रांस का जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो सहयोग है काफी महत्वपूर्ण हो गया। और फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसके साथ भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना ज्वाइंट रोड मैप जारी किया है। यह फ्रांस पहला ऐसा देश। और आप जान रहे हैं कि जो जो पावर्स का जो ग्रेविटी है सेंटर्स है वह अभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, और इसमें बहुत अमेरिका सहित जो दुनिया के महत्वपूर्ण देश है वह अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इंडो पैसिफिक में एक भारत, जो इंडियन ओशियन में भारत है वह महत्वपूर्ण एक खिलाड़ी है, तो इसलिए भारत का इम्पोर्टेंस अभी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त इंडो पैसिफिक हुआ, इसके अतिरिक्त जो रुपये में कारोबार, जो क्रॉस बॉर्डर जो करेंसी ट्रांजैक्शन होगा वह लोकल करेंसी में होगा। वह फ्रांस अपने जो यहाँ भारतीय, अगर मान लिया जाए कि भारत का कोई खिलाड़ी है वह वहाँ जाता है, वहाँ घूमने जाता है, एफिल टावर पर जाता है, तो क्या वह जो भारतीय मुद्रा है रुपये में वहाँ अपना भुगतान कर सकता है। जबकि वहाँ का कोई जो खिलाड़ी है या कोई व्यक्ति नागरिक आता है ताजमहल देखने, तो वह अपने मुद्रा में यहाँ भारत में अपने चीजों को खरीद सकता है या घूम सकता है। तो यह रुपये कारोबार हुआ। और रुपया में कारोबार क्या होगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारा डॉलर पर जो निर्भरता है वह कम होगा। जो डॉलर पर जो इंडिपेंडेंसी है हमारा भारत का वह कम होगा। उसके बाद क्या होगा, जो भारतीय बैंक है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लेन देन का उसका और दायरा बढ़ेगा, उसका विस्तार होगा। और मान लीजिए कि डॉलर क्राइसिस आता है, उस समय जो भारत का जो आर्थिक गतिविधियां है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया कि भारत फिर परमाणु परीक्षण कर देता है या अमेरिका का किसी मुद्दे पर सहयोग नहीं करता है, तो वह भारत पर, जैसे कि हम लोग जो S4 है रशिया से खरीदने के लिए चाह रहे हैं, वह आया भी है उसका सीमेंट का सीगमेंट। तो अगर S400 भारत खरीदता है तो वह कहता है कि जो रशिया से जो भी S400 खरीदेगा उस पर प्रतिबंध लगा नहीं, तो भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो क्या चीज में होता है, वह डॉलर में होता है ज्यादातर। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, जो हमारा आर्थिक गतिविधियां होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वह प्रभावित होगा। इसलिए हम ऐसी भविष्य की ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हम क्या है, लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे ताकि जो हमारा आर्थिक गतिविधियां हो किसी तरह से प्रभावित ना हो। और क्या है, रुपये का इंटरलाइजेशन होगा, जो वैश्विक बाजार में है उसमें जो रुपया है वह मजबूत होगा, उसकी भागीदारी बढ़ेगी। तो इसी रुपये एग्रीमेंट हुआ। और इसके बाद जो मोदी का यात्रा हुआ उसमें यह भी हुआ कि भैया जो काउंटर टेररिज्म है
जो साइबर थ्रेट्स है उसके साथ उसके खिलाफ भी हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे। और जो परमाणु तकनीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसके लेकर भी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो भारत क्या है, भारत को अभी एनर्जी की जरूरत है, चाहे वह इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करना हो या फिर दूसरे तरह का कार्य करना हो। ये ऊर्जा के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए भारत चाहता है कि वह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यहाँ टेक्नोलॉजी दे, और यहाँ जो स्मॉल छोटे हैं और मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी रिएक्टर्स है उसको भारत में एस्टेब्लिश किया जाएगा, यह परमाणु तकनीक। तो यही मोदी का मुख्य जो वहां गए थे वह एग्रीमेंट्स हुआ। और हम लोग कुछ देख लेते हैं और कि भारत का जो द्विपक्षीय संबंध है भारत और फ्रांस का किन किन क्षेत्रों में अभी चल रहा है। तो भारत और जो फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण अभी संबंध है वह रक्षा के क्षेत्र में है। वह हमारा एक जो रिलेबल पार्टनर के रूप में उभरा, विश्वसनीय भागीदार के रूप में। और जो दोनों देशों के जो संबंधों में एक कॉमन चीज है वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो रणनीतिक स्वायत्तता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे देख सकते हैं आप कि जो अमेरिका के साथ हमारा क्या संबंध अभी अभी चरमोत्कर्ष पर चल रहा है, बहुत अच्छा संबंध है। तो अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका कभी कभी दबाव डालता है कि भाई तुम अपना रशिया से संबंध तोड़ दो, या फिर यूक्रेन के मुद्दे पर तुम हमारा साथ दो। तो भारत कहता है नहीं नहीं भैया, हम अपने हिसाब से, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से नेशनल जो फॉरेन पॉलिसी है उसको संचालित करेंगे। उसी तरह जो फ्रांस के जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्तता है। जैसे वह जो अमेरिका और चाइना में जो तनातनी चल रहा है, वह इसलिए जो अमेरिका है वह फ्रांस पर दबाव डालता है कि भैया तुम अमेरिका जो चाइना है उससे व्यापार करना बंद कर दो, इंपोर्ट करना बंद, क्योंकि चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, तुमको कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन कहता है कि नहीं भैया तुम्हारा अपना लड़ाई है, हम चाइना के साथ संबंध रखेंगे। तो क्या है, दोनों अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है दोनों की फॉरेन पॉलिसी में, और यह बहुत अच्छी चीज है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कदम उठाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण रक्षा संबंध है अब, और इसमें क्या है, राफेल, जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसको हम लोग परचेज किए थे फ्रांस से। और क्या है, हम लोग स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी बनाते हैं, और यह पनडुब्बी यहाँ मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में बनता है। और जो C-2295 जो एयरबस है उसको दोनों मिलकर बना रहे हैं, और कहाँ बना रहे हैं, या गुजरात में मैन्युफैक्चर इसको किया जा रहा है, C-295 एयरबस। और इसके अतिरिक्त जो हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, और यह जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वह 3 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज चलाते हैं। एक तो होता है कि जो शक्ति है जिसको कि हम थल सेना के द्वारा करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, और जो वरुण है वह नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, और जो कि गरुड़ है वह जो वायुसेना के द्वारा वायुसेना का अभ्यास है, दोनों देशों के वायुसेना अभ्यास करती है। तो वरुण है वह नौसेना अभ्यास है, और गरुड़ वायुसेना के द्वारा होता है, और शक्ति है जो दोनों देशों के थल सेना द्वारा मिलिट्री के द्वारा होता है। और जानते हैं कि जो अभी विश्व के देशों का जो इंटरेस्ट है, जो पावर सेंटर्स, पावर ऑफ ग्रेविटी बन गया है, वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देश का जो भारत क्या है, इंडियन ओशियन का देश है, उसका इंटरेस्ट है। और जो इंडियन ओशियन है उसमें जो फ्रांस का जो आइलैंड्स है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स पर उसका जो फ्रांस का अधिकार है। तो क्या है, दोनों का स्टेक्स, तो दोनों देश इंडो पैसिफिक के लिए काम करते हैं। इंडियन ओशियन उसका रियूनियन आइलैंड है वो फ्रांस का है। तो इसमें क्या है, दोनों देश अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनको सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, चाहे कोई पीस है, सिक्योरिटी को स्टेबल करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहा है। और जो इस क्षेत्र के देश जो छोटे छोटे आइलैंड देश है उसके साथ मिलकर जो यहाँ है इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश करेगा, ताकि जो चाइना का जो एग्रेसिवनेस है, आक्रामकवादी नीति है, विस्तारवादी नीति है, उसको काउंटर किया जा सके। तो यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम कर रहा है। अब जानते हैं कि जो हमारा नागरिक
परमाणु जो क्षेत्र में सहयोग है फ्रांस और भारत का दोनों क्षेत्र में चल रहा है। और क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट, जिसके द्वारा जो परमाणु ईंधन है जैसे यूरेनियम के माध्यम से जो बिजली पैदा किया जाता है। यह कहाँ, जैतपुर में फ्रांस एस्टेब्लिश किया। अब भारत के पास जो न्यूक्लियर पावर ईंधन है, फ्यूल्स है, वो है नहीं, सीमित भंडार है, क्योंकि यूरेनियम में भारत के पास बहुत कम है, तो दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो वह फ्रांस हमारे यहाँ जो जैतपुर है महाराष्ट्र, वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करता है, वहाँ बिजली प्रोड्यूस होती है। और इसके अतिरिक्त जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, वह सप्लाई करता है। तो यह जैतपुर महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त जो हम भारत चाहता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो फ्यूल्स है यूरेनियम, वह आसानी से और सुगम तरीके से भारत को मिल सके। इसके लिए क्या है, जो न्यूक्लियर सप्लायर का एक ग्रुप है जो देश यूरेनियम निर्यात करता है, वह क्या है, MECR, जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजन, इसमें भारत का प्रधानमंत्री चाहता है कि भारत उसका सदस्य बने। तो उसमें उसका सदस्य फ्रांस भी है, तो फ्रांस समर्थन करेगा तभी ना भैया सदस्य बनेगा। तो इसमें भी सहयोग किया जा रहा है। यह मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजन है जो कि यूरेनियम सप्लाई करता है। अब हम जलवायु परिवर्तन है उस पर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश का तो काम नहीं है कि भैया को इसको हैंडल कर सके, टैकल कर सके या एड्रेस कर सके। आज देख रहे हैं जलवायु, मान लीजिए कि गांव के खेतों में, गेहूं के खेत में आग लग जाता है, थोड़े है कि किसी एक ही व्यक्ति का गेहूं जलेगा, वो तो पूरा आग लगता है तो सबका जल जाता है। तो वही जलवायु परिवर्तन है, उससे क्या है, आज भारत भी प्रभावित है, फ्रांस भी प्रभावित है, अमेरिका भी प्रभावित है, अफ्रीका भी प्रभावित है, बच्चे भी प्रभावित है, बूढ़े भी प्रभावित है, महिला भी प्रभावित है, किसान भी प्रभावित है। तो जलवायु, जैसे आज देख रहे हैं ना दिल्ली में कैसे फ्लड्स के सम्मर्ज हो गया, पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में क्या फ्लड्स अपना जो वेदर इरेगुलरिटी आया है, जो मौसम में अनियमितता आया है, जो आज वैश्विक तापमान देख रहे हैं, क्या है, यह जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो दोनों देश, जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, 2015 में जो वैश्विक तापमान है उसको कम करने के लिए, जो इमिशन है कार्बन इमिशन उसको रिड्यूस करने के लिए, तो दोनों देश उस पर मिलकर काम कर रहे हैं। और 2015 में आप देखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टेब्लिश करता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, और भारत इसका अध्यक्ष है, और जो फ्रांस है उसका सह अध्यक्ष है। दोनों मिलकर 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को एस्टेब्लिश करता है। क्या है, तो इससे जो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, प्रमोट करेगा, तो क्या है, कार्बन इमिशन कम होगा, जो पारंपरिक ऊर्जा है उसको, उस पर हमारी निर्भरता कम होगी। और दोनों देश क्या ग्रीन हाइड्रोजन पर एक रोड मैप बनाया है कि ताकि जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसके लिए रिलायबल एंड सस्टेनेबल चेन को एस्टेब्लिश किया जा सके। हाइड्रोजन क्या है, एक वैसा हाइड्रोजन जिससे जो जलाने पर जो कार्बन इमिट नहीं करता हो, कोई कार्बन इमिट नहीं करता हो, इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, जो कोई कार्बन, जो वायु प्रदूषण चाहे कोई किसी तरह का प्रदूषण नहीं करता। तो इस पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि जो फ्रांस की सोसाइटी में भी अब थोड़ा सा कट्टरता वहाँ बढ़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है वो आतंकवाद अभी भी बन रहा है। तो और भारत और फ्रांस दोनों मिलकर जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, आतंकवाद है, कट्टरता है, उस पर मिलकर काम करेगा। और अभी नए चैलेंजेस आ गया है जैसे साइबर थ्रेट्स। तो क्या है, दोनों देश, जो फ्रांस है वहाँ जो टेक्नोलॉजिकल रूप से काफ़ी डेवलप्ड है, एडवांस्ड है, तो उसमें भारत उससे अपेक्षित सहयोग ले सकता है, और जो दोनों मिलकर जो साइबर थ्रेट्स है उसकी समस्या से भी मिलकर लड़ सकता है। आप जैसे मल्टीलेटरल फोरम्स है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उस पर भी दोनों देश मिलकर काम करते हैं, और भारत को तो विशेष तौर पर फ्रांस का सहयोग चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ना कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है
उसमें बार बार जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान उठाता है और वह हर बार हमेशा फ्रांस से हमको सहयोग करता है, भारत का समर्थन करता है। इतना ही नहीं, आप बताइए जो चाइना और डोकलाम विवाद हुआ था या चाइना के साथ हमारा जो गलवान में संघर्ष हुआ था, तो उन दोनों मुद्दों पर भी फ्रांस हमको समर्थन करता है। तो एक तो सिक्योरिटी काउंसिल में उसका समर्थन लेने के लिए फ्रांस बहुत जरूरी है, और जो भारत लंबे समय से सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स चाहता है, सुधार चाहता है और चाहता है कि भारत उसका सदस्य बन सके। क्यों नहीं भैया, हम जो विश्व की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पीपीई के हिसाब से, और जो हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे घनी आबादी वाला, सबसे बड़ा आबादी वाला देश, और विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और वैश्विक कल्याण में और वैश्विक शांति और सुरक्षा में भारत का योगदान क्या है, अहम है। आज भी देख रहे हैं कोरोना से सब अपने अपने बच रहा था, लेकिन हम अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, इन सबको क्या है वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे। तो यह भारत का, उसके बाद क्या है, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र में जो कंट्रीब्यूशन है वह हमेशा अच्छा रहा है और समय समय पर भारत कंट्रीब्यूट करते रहा। और जो संयुक्त राष्ट्र के जो शांतिपूर्ण मिशन होता है उसमें जो हम अपने जो सैनिक है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन आधारों पर भारत का क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो भागीदारी है उसका जो अस्थायी सदस्य है मिलना चाहिए। तो फ्रांस इसका भारत का समर्थन करता है कि हाँ भैया, जो भारत है उसको सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो हमारा सहयोग, आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस का है सहयोग चल रहा है। जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, जो भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम है, उसमें जो जो कंपोनेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वह उसका जो मेन सप्लायर है वह फ्रांस है। आज देख रहे हैं हम लोग गगनयान मिशन को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो तैयार है, और गगनयान यह भारत का पहला मानवकृत मिशन होगा। मानव को भेजा जाएगा, तीन गो जो मानव है उसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो उसका जो स्पेस सूट है वह फ्रांस तैयार किया और प्रशिक्षण भी कुछ दिया है। तो इसलिए जो अंतरिक्ष क्षेत्र में और इस समझौता में जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो उन्होंने रक्षा अंतरिक्ष एजेंसियां है उसके बीच सहयोग के लिए माहौल बनाया था कि भाई रक्षा अंतरिक्ष एजेंसियां आपस में सहयोग करें, ताकि जो भविष्य में जो अंतरिक्ष जो तकनीक है उसको हस्तांतरित किया जा सके। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या, तृष्णा है या मेघा, जो ट्रॉपिक्स सैटेलाइट्स है उसके क्षेत्र में भी दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा और फ्रांस का, भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते बेहतर है। और हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। जो हाई लेवल मिनिस्ट्रियल ज्वाइंट कमिटी बनाया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। उसके बाद एक सिपिप्रा बनाया गया, सेंटर ऑफ प्रमोशन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी, इस पर काम कर रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोनों काम कर सके। और सांस्कृतिक क्षेत्र में जैसे जानते हैं कि मोदी और मैक्रोन के रिश्ते तो बेहतर है, लेकिन जब तक भारत के लोग और फ्रांस के लोगों के बीच रिश्ता बेहतर नहीं होगा तब तक जो भारत और फ्रांस के बीच संबंध है वह न तो सस्टेनेबल होगा न ड्यूरेबल होगा। अगर उसको सतत बनाना चाहिए, धारणीय बनाना है या उसको टिकाऊ बनाना है, तो दोनों देशों के जो लोगों के बीच पीपुल टू पीपुल कनेक्ट है वह बेहतर होना चाहिए। और इसके लिए क्या है, जो विवेकानंद कल्चरल सेंटर स्टेब्लिश किया गया, विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। उसके बाद जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो मनाया जाता है, उसे क्या है, जो हमारा जो भारत का यह अनुपम योगदान है, अनुपम देन है, जिससे क्या है हमारा और फ्रांस के बीच रिश्ता, जो सांस्कृतिक रिश्ता है, बेहतर होता है। और एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके माध्यम से क्या है, पीपुल टू पीपुल जो कनेक्ट है उसको बेहतर बनाया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। तो यह सांस्कृतिक क्षेत्र में हो गया। तो भारत का इन सब क्षेत्रों में संबंध फ्रांस के साथ है, और भारत और फ्रांस का संबंध काफी अभी चरमोत्कर्ष शिखर पर है। और दोनों देश एक दूसरे के साथ जो वैश्विक कल्याण के लिए जो प्रॉस्पेरिटी है, जो वर्ल्ड बेटरमेंट है, या जो वैश्विक कल्याण के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।
और यही फ्रांस और भारत का रिश्ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।